वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर को। बेटा, कोशिका जो है, जब इसकी बात होगी तो सबसे पहले हमने ले लिया जीवित व अजीवित को। यदि सेल प्रेजेंट है और सेल फंक्शनल स्टेट में प्रेजेंट है, कार्यकी रूप में यदि सेल उपस्थित है, तब आप उस जीव को कहेंगे जीवित। यदि सेल का स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल स्टेट में है, कार्य नहीं कर रहा है, या कोशिका द्रव्य जो है उसका डेसिकेशन हो गया है, वो सूख चुका है, कोशिका द्रव्य खत्म हो गया है, तब उसे हम बोलेंगे नॉन लिविंग सेल। ओवरऑल हमें यह समझ आया कि किसी भी जीव को जीवित तभी कहा जाता है जब उसमें सेल प्रेजेंट हो, वह सेल अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हो, तो उसे जीवित बोलेंगे। अब जो जीवित जीव है, या तो वो एक सेल से मिलकर बना होगा या बहुत सारी सेल से, सिंगल सेल से मिलकर बना है तब बोलते हैं एक कोशिकीय, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है तब उसे बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। ये इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की थ्योरी यहां पर है। आपने जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ी, उसके बाद जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये एनसीईआरटी बच्चों के खेल जैसी लगेगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। कोशिका क्या है, या कोशिकीय जीवधारी में कोशिका का क्या योगदान है? तो सेल मेनली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाती है। सेल यदि उपस्थित है तो जीवधारी का स्वतंत्र अस्तित्व यापन होगा। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है वो अपने जीवन के संबंध में जितनी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं उन सभी को परफॉर्म कर पाएगा, जो नीचे हमने सेकेंड लाइन में लिखा भी है। स्वतंत्र अस्तित्व यापन, और नीचे क्या लिखा है हमने, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में वो क्या होगा, सक्षम होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें। असर्शन है, कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व यापन नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीजें सही हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ आया जब हमने असर्शन पढ़ के पूछा कि भाई इसे मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो आंसर हमारा यही निकल के आया, क्योंकि सेल है तो ही स्वतंत्र अस्तित्व यापन है, यदि सेल नहीं है तो अस्तित्व नहीं होगा। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहने वाला नहीं है। इसका मतलब है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो असर्शन है ये रीजन को 100% एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अब आप इस मंथ में आकर ये जानने ही लगे हैं कि असर्शन रीजन में ऑप्शन ए का मीनिंग क्या है। दोनों सही, एंड रीजन इज 100% एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रॉबर्ट हुक आया है, थोड़े से कलर मैंने ऐसे चूज कर लिए हैं, यदि ये ना दिख रहा हो घबराए ना, अगली जो स्लाइड्स आएंगी उनमें ये कलर फिर मैंने नहीं लिए हैं। रॉबर्ट हुक एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट फिर भी उसका सम्मान हमें करना होगा। कहीं ना कहीं सेल पर सबसे पहले स्टडी उसने ही करना स्टार्ट किया। तो इसने क्या किया, जो ओक प्लांट है उस ओक प्लांट की कॉर्क सेल को लिया, कॉर्क सेल को देखा इसने। वो कॉर्क सेल मधुमक्खी के खाली छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, इसलिए यहां पर मैंने ये खाली चैम्बर्स बनाए हैं, खाली खोखले कक्ष बनाए हैं, जिन्हें लैटिन में क्या कहा जाता है, सेलुला बोलते हैं। लैटिन में सेलुला, इसी सेलुला से टर्म निकल के आई, शब्द निकल के आया सेल। तो रॉबर्ट हुक कौन है? वो साइंटिस्ट है जिसने सेल की डिस्कवरी करी। बट कैसी सेल? आप याद रखें, डेड सेल। बट यदि डेड सेल ऑप्शन में ना हो तब आप बोले रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी करी, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी रॉबर्ट हुक की जगह केवल और केवल एक साइंटिस्ट हमें देती है, वो है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट लिविंग सेल का अध्ययन किया, प्रथम जीवित कोशिका की स्टडी करी, उसको देखा। वो जीवित कोशिका कौन सी है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया सेल।
प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा आ जाती है, स्पर्मेटोजोआ जिसमें स्पर्म आ जाते हैं, और आरबीसी सेल। ये सभी सेल जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी, ये सभी माइक्रोस्कोपिक हैं। तो चूंकि उस समय स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, दैट इज ल्यूवेनहॉक इन सभी को ऑब्जर्व कर पाया। तो ओवरऑल अब हम समझ लें कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें आंसर टिक क्या करना है। यदि पेपर में सिंपली क्वेश्चन पूछे फर्स्ट लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन किसने किया, किसने स्टडी करी, किसने डिस्कवरी करी, ल्यूवेनहॉक। जब स्पेसिफिक लिखा आए डेड सेल, मृत कोशिका लिखा आए, ओक प्लांट के बारे में पूछा जाए, सेलुलर टर्म के बारे में पूछा जाए, तब आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक। अगेन यहां पर वही सारी चीजें हैं जो हमने लिखी हैं पिछली स्लाइड में। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एक तो ये है, एक ये है कुछ माइक्रोस्कोप के नाम दिए हैं जैसे फेस कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी जब डिस्कवरी हो गई देन सेल की स्टडी को करना और ज्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। बोले सर ये दो इंफॉर्मेशन आपने पीछे क्यों नहीं लिखी? रॉबर्ट ब्राउन हम न्यूक्लियस में भी पढ़ेंगे और अलग से मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप जब बताऊंगा वहां फिर से ये दोनों नाम हम लिख डालेंगे, बट आप तो यहीं पर याद करें। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज, फेस कंट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल की स्टडी जो है और ज्यादा क्या हो गई, आसान हो गई। अब आ गए हम सेल थ्योरी पर, कोशिका सिद्धांत पर। बट ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट नंबर 1 कोशिका सिद्धांत है, ये तो हेडिंग है सेल थ्योरी हमारी, जिसमें हम धीरे 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 सेल थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे और सेल थ्योरी पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले 1838 में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है मैथियस लीडेन। मैथियस लीडेन जर्मन है, मतलब जर्मनी का रहने वाला है। बॉटनिस्ट यानी कि वनस्पति शास्त्री है। इसने केवल और केवल प्लांट सेल पर वर्क किया। हमें बताया कि सभी प्लांट सेल से मिलकर बने हैं, वह सेल यानी कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू को फॉर्म करती हैं। सिंगल एक स्टेटमेंट दी। इसी समय 1839 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थियोडोर स्वान। स्वान जो है वो ब्रिटेन का है, जूलॉजिस्ट है जूलॉजिस्ट, बट इसने प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों पर वर्क किया, दोनों पर काम किया। इसने बताया एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। एक तो ये कहा इसने। दूसरी जो लाइन इसने हमसे कही वो है कि सभी पादप व प्राणी, मतलब हम पादप व प्राणी अलग अलग ना बोल के जीवित जीव भी कह सकते हैं, है ना। बट यहां पर इसने यही कहा सभी प्लांट व एनिमल जो हैं वो सेल यानी कि कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। मतलब सेल जिन प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रही है उन उत्पादों से मिलकर भी ये जो जीवित जीव है वो बने हुए हैं, और इसे कहा गया सेल हाइपोथेसिस। ये जो कहानी है थियोडोर स्वान की, इसे बोले सेल हाइपोथेसिस या कोशिका परिकल्पना। बेटा यहां बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक स्टेटमेंट वो लिखकर दे देगा, कोशिका व उसके उत्पादों के बारे में हमें किसने बताया? आंसर आएगा स्वान। मैच द कॉलम में वो स्वान लिखकर उसके ईयर के साथ 1839 के साथ या ब्रिटेन के साथ या जंतु शास्त्री के साथ उसे हमसे मैच करवा सकते हैं। बोले सर कंफ्यूज ना हो इसके लिए कुछ है क्या? बिल्कुल भाई, हमें ये याद रहेगा कि एक स्लीडेन है, एक स्वान है। बेटा स्वान का मतलब डॉग या कुत्ता भी होता है, चूंकि डॉग एनिमल में आता है, मतलब ये जंतु शास्त्री है। तो बचा कौन? स्लीडेन। स्लीडेन जो है वो पादप शास्त्री है। इस तरह से हम इसको मेमोराइज रख सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर, स्लीडेन व स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज करी, और ये जो सेल थ्योरी है इसमें उनने वही लाइनें ली कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन है, और सभी जीवित जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने ये लिखा। बट समस्या ये थी, इनका सिद्धांत ये बताने में सक्षम नहीं था कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है।
हाउ न्यू सेल अराइजेज, नई सेल कैसे बनती है, ये फाइनली बताया 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। आप देख पा रहे हैं एक एक लाइन, एक एक शब्द एज इट इज लिखा है जो एनसीईआरटी में है, बस उसी को सरल तरीके से पॉइंट वाइज करके मैंने आपको दे दिया है जिससे आप इसे आसानी से समझ सकें। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो आया, इसने एक कोटेशन, एक स्टेटमेंट दे दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मीनिंग है भाई? हर एक नई कोशिका का निर्माण। अरे पूछा था ना नई कोशिका कैसे बनती है, किससे बनती है, तो हर एक नई कोशिका का निर्माण, उसका उत्पादन पूर्व स्थित कोशिका मींस प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से है उस जीवित जीव में, उस सेल के द्वारा विभाजन से बनेगा। ठीक है, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चो ने। इसने किस कमी को पूरा किया? सेल थ्योरी की कमी। कमी क्या थी कि नई कोशिका का निर्माण किससे व कैसे होता है। इसने बता दिया हमें कि भाई प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्वस्थित कोशिकाओं से विभाजन के द्वारा होता है। फाइनली इन सारी चीजों को इकट्ठा करके, कंक्लूड करके, कंबाइन करके मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई है। और मॉडर्न सेल थ्योरी में दो ही स्टेटमेंट हैं। नंबर 1, सभी जीवित जीव कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बने हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई। और सेकंड है, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पूर्वस्थित कोशिकाओं से विभाजन के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है सर ये थ्योरेटिकल क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये थ्योरी किसी काम की नहीं। बट मैं आपको बता दूं, बायो में जब तक थ्योरी पे 100% कमांड नहीं होगी, जब तक एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमारी टंग की टिप्पण नहीं आ जाएंगी, फिंगर्स की टिप्पण नहीं आ जाएगी, तब तक हमारा पेपर, बॉटनी का पेपर 30 मिनट में, 40 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको वही सेम पेपर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करने को दे दिया जाए, सिर्फ बॉटनी के पेपर के लिए टाइम दे दें 3 से 4 घंटे, आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेंगे। बट नीट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसका नाम है? ये नाम है लिमिटेड टाइम इंटरवल में हमें उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि आपने बायो के पेपर में ही 1.5 घंटे ले लिए, 2 घंटे ले लिए बायो के पेपर को करने में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को समय कम बचेगा और फाइनली कहीं ना कहीं घबराहट में ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आपसे बनने भी थे वो भी फिर नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें पूरा जोर लगा देना है बॉटनी पर, पूरा जोर लगा देना है जूलॉजी पर, और हमें उसके पेपर को विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर हमें उसको हल करके रख देना है। बट वो संभव कब होगा? जब यहां पढ़ाई गई एक एक लाइन आप उसको जबरदस्त तरीके से याद कर लें, आप उसको जबरदस्त तरीके से मेमोराइज कर लें। लेकिन सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, समझना भी है, क्योंकि समझोगे तभी याद रह पाएगा, अदरवाइज याद रखा तो कंफ्यूजन में भूल जाएंगे। आइए, जितनी इंफॉर्मेशन पहले हमने पढ़ी उनसे रिलेटेड एक मैच द कॉलम है। वही रॉबर्ट हुक, तो हमें पता है रॉबर्ट हुक जो है इसने मृत कोशिका के बारे में डिस्कवरी करी। ल्यूवेनहॉक, लिविंग सेल या जीवित कोशिका। बात करें स्लीडेन की, तो स्लीडेन ने ओनली प्लांट सेल पर वर्क किया। स्वान प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल पर। ये नीचे थोड़ा सा छिपरा है बट ये लिखा है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दे दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आगे चलें, ये वही सारी चीजें हैं जो अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। आप एक बार इसको भी जरूर रीड करना, बट आप देखना, आप पहले जो आपने 2 स्लाइड पढ़ी वो पढ़ने के बाद इसे पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। यही हमारे इस बैच में आपको फायदा मिलने वाला है। एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और एंड मोमेंट पर आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट इन चीजों का रहेगा। चलिए, कोशिका का समग्र अवलोकन या ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल। इसमें 2 तरह की सेल होती हैं। एक होती है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पर ये जो प्रो टर्म है इसका मीनिंग होता है प्रारंभिक, ये जो कैरियो टर्म है इसका मीनिंग है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें हमें प्रारंभिक केंद्रक मिलता है, जबकि यू टर्म का मीनिंग है सुविकसित, वेल ऑर्गेनाइज्ड। कैरियो अगेन वही है केंद्रक हमारा, तो जहां सुविकसित केंद्रक मिले उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। बोले सर प्रारंभिक
और सुविकसित केंद्रक से क्या मतलब है? आप सभी ने आदि मानव सुना होगा, जिसे प्रारंभिक मानव कहते थे, और अभी हम सभी जो मानव हैं, इन्हें सुविकसित मानव कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक मानव है वो जंगल में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है, मींस उसमें कवरिंग नहीं थी। क्या नहीं थी भाई? कवरिंग। बट जो वेल डेवलप मानव है उसमें कवरिंग है, वो कपड़े भी पहनता है। आ रहा है सभी को समझ? तो यहां हमें समझ आ गया कि प्रोकैरियोट का केंद्रक वो है क्योंकि वो प्रारंभिक है, मतलब उसने कपड़े नहीं पहने हैं, वो नेकेड है, उसमें केंद्रक आवरण अनुपस्थित है, ये सुविकसित है, वेल डेवलप है। तो यहां पर केंद्रक आवरण मींस कपड़े क्या होंगे? उपस्थित होंगे। यहां मैंने थोड़ा सा एक आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो टेक्सोनॉमी में 5 किंगडम आते हैं, 5 जगत आते हैं। ये वर्गीकरण आर.एच. विटेकर ने दिया। कौन कौन से 5 जगत बनाए भाई इसने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें से जो मोनेरा के सदस्य हैं बेटा वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी ये चारों यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों एक कोशिकी हैं, बाकी तीनों बचे हुए तीनों फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर हैं। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन यहां मैंने दी है, इसका बहुत डिटेल व्यू हम टेक्सोनॉमी में जब हम 11th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे उस समय हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम यदि सेल को समझने की कोशिश करें, बेटा सेल बिल्कुल एक क्लासरूम या आप अभी जिस रूम में बैठकर इस लेक्चर को देख रहे हैं, सेल बिल्कुल उसी कमरे के जैसी होती है। आप देख पा रहे होंगे आपके कमरे में चारों तरफ एक बाउंड्री, एक दीवार बनी है। तो ऐसे ही हमारे सेल में भी एक बाउंड्री या एक आवरण होता है। फिर जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में भी दीवारें हैं। फिर उस क्लासरूम में स्टूडेंट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी होती है जिसे टीचर कहते हैं, जिसे मास्टर कहते हैं। तो वो जो मास्टर है, वो जो टीचर है, वो यहां पर है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्लासरूम, उसकी दीवारें, वो हो गई बाउंड्री। बाउंड्री के अलावा उस क्लास को कंट्रोल करने वाला जो बंदा है वो है न्यूक्लियस, वो है टीचर, ठीक है। लेकिन उस बाउंड्री और टीचर के बीच में जो एयर है, जो स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस में बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हैं। तो उस स्पेस में दो चीजें हैं, एक तो एयर, तो यहां एयर ना लेके मैंने क्या ले लिया? लिक्विड। दूसरा, उसमें जो स्टूडेंट हैं उन्हें मैंने मान लिया है सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। तो कहानी हमें ये समझ आ गई है कि कोशिका में एक तो होता है आवरण, आवरण यानी कि बाउंड्री। दूसरा इसमें होगा न्यूक्लियस जो हमारे सेल के कामों को कंट्रोल करेगा। और इसके बीच में बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भरा है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। कोशिकांग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साथियों झिल्ली आवृत कोशिकांग जो मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, और दूसरे होते हैं झिल्ली अनावृत कोशिकांग जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। तो आवृत कोशिकांगों को याद करने के लिए आप याद कर लेना गर्ल वी मैडम बनेगी। बोले सर ये गर्ल आप कैसा लिख रहे हो? GIRL होता है। अरे भाई हम हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, हमारी गर्ल तो ऐसी ही होती है, GERL। अरे GIRL की जगह मैंने क्या लिखा है? GERL, गर्ल वी मैडम बनेगी। आ रहा है सबको समझ? तो भाई G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम, V फॉर वैक्यूल, M फॉर माइक्रोबॉडी। और जब वो मैडम बन जाएगी तो उसमें पैर आ जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया एंड फ्लैजिला इज आल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कुछ होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में केवल दो ही हैं, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी आता है। हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती, जिनमें कवरिंग नहीं होती, वो है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। तो बेटा ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखें, शायद इसको माइंड मैप भी कहते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से याद करें।
हालांकि याद करने के लिए उसमें जो जो लग रहा था वो मैंने सब सिखा दिया आपको। अब मैंने क्या किया है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल है उसको पढ़ाने के लिए एक बेस बना रहा हूं आपका। आप इस पेज को जैसे ही सीखेंगे एक आपका बेस क्लियर होगा और फिर हम आगे जा पाएंगे, हम क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यदि उसमें बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री यानी दीवार, दीवार दो है। सेल वॉल सबसे बाहर, सेल वॉल से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर बात करें, एक एक्सेप्शन याद रखना कि सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है, बट इसका एक मेंबर है भाई जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती। बात करें सेल ऑर्गेनेल की, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं झिल्ली आवृत, झिल्ली अनावृत, आवृत में एकल झिल्ली आवृत, दोहरी झिल्ली आवृत, अनावृत में हमने राइबोसोम पढ़ा, अनावृत में हमने सेंट्रियोल पढ़ा। तो जो हमारे प्रोकैरियोट हैं इनमें कोशिकांग मिलेगा केवल और केवल झिल्ली अनावृत कोशिकांग, बट यहां सेंट्रियोल मिलने वाला नहीं है, यहां मिलेगा केवल और केवल राइबोसोम। याद रख लेना, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल झिल्ली अनावृत कोशिकांग मिलेंगे, उसमें भी सभी तरह के नहीं, उसमें भी केवल और केवल राइबोसोम। न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस में आवरण नहीं है, कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक इंफॉर्मेशन पहले से पता है, झिल्ली अनावृत होता है। बट न्यूक्लियस में जो डीएनए मिलेगा वो डीएनए कुछ इस तरह का, मैंने डायग्राम बना रखा है बट एक बार और देख लो। गोलाकार रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, है ना, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, किसी भी तरह के हिस्टोन प्रोटीन मिलने वाले नहीं है। बात करें यूकैरियोट की, यूकैरियोट में जो हमने पढ़ा जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। यदि यहां फिर से लिखूं, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जो है वो है मोनेरा। यूकैरियोट में हमारे पास है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सभी यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। बेटा जब मैं आपको अलग से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया पढ़ाऊंगा, सेल वॉल पढ़ाऊंगा, तब इसके अपवाद देखेंगे। अभी सिंपल इंफॉर्मेशन देखें कि लगभग सभी यूकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमेलिया में क्या है, एब्सेंट। जैसे फिर मैं प्रोटिस्टा में आपको एक स्लाइम मोल्ड के बारे में बता दूंगा, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। मैं आपको यूग्लिनोइड्स के बारे में बता दूंगा कि इसमें सेल वॉल के प्लेस पर एक प्रोटीन का लचीला आवरण है जिसे पेलिकल कहते हैं, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी पहले हम एक बेस बनाते हैं, फिर इमारत भी खड़ी करेंगे। धीरे धीरे चलते रहो, आप मेरे साथ लगातार एग्जाम तक बने रहें। मैं गारंटी दे रहा हूं बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 लाने में मैं मेरी तरफ से प्रयासों में बिल्कुल भी कमी छोड़ने वाला नहीं हूं। एमजीसीआई अपनी तरफ से प्रयासों में कमी छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। इसीलिए एमजीसीआई ने डिसाइड किया कि वो आपको YouTube पर एक ऑनलाइन बैच दे दें, एक फाइटर बैच दे दें, जिससे हम फाइटर टीचर्स के साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी फाइटर बन के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। यहां सेल ऑर्गेनेल दोनों टाइप के होते हैं बेटा, झिल्ली आबद्ध भी और झिल्ली अनाबद्ध भी, मेम्ब्रेन बाउंड भी और मेम्ब्रेन नॉन बाउंड भी, है ना, दोनों प्रकार के हैं। न्यूक्लियस में जो डीएनए मिलेगा वो डबल स्ट्रैंडेड है, लीनियर है, साथ ही साथ यहां पर हिस्टोन प्रोटीन भी रहने वाला है। ये जो नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें दबी हुई है ना, तो आप घबराए ना, मैं ये पूरी पीडीएफ, ये पूरी जो स्लाइड्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। चलिए यहां देखें, यहां कुछ क्वेश्चन आपके सामने बने हैं। एक इंफॉर्मेशन और लिखी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में और फंजाई में नहीं मिलता है। हम जानते भी हैं एनिमल सेल या फंगल सेल, इनमें फूड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इनमें तो वो मिलने वाला है भी नहीं। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट है, वो केवल और केवल एनिमल सेल में मिलेगा। अब यहां पर जितनी सेल बनी है, इन सेल को देखकर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, ये सारी चीजें देखें, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ये सेल वॉल है, इसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, बट अंदर हमें
साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दिखाई नहीं दे रहा है, केवल कुछ डॉट्स रखे हैं। ये डॉट्स हमारे राइबोसोम हो सकते हैं। तो पूरा कोशिका द्रव्य समांगी है। तो चूंकि जो पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो हमें कैसा दिख रहा है? समांगी, एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो सेल है, हमारा आंसर आ जाएगा कि ये जो सेल है, ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। सेकेंड सेल को देखें, यहां पर सेकेंड वाली सेल में भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों चीजें हैं। बट अंदर साइटोप्लाज्म में हमें एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली आवृत कुछ कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम नहीं दिए हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप समझ जाना कि ये जो सेल है हमारी, ये यूकैरियोटिक सेल है। अगेन नीचे आते हैं, अगेन ये सेल, अब तो आप समझ ही गए हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। हमें ये दिख ही रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यहां भी कंफर्म हो रहा है ये यूकैरियोटिक सेल है। बट यूकैरियोटिक सेल में यहां पर क्लोरोप्लास्ट बना है। क्लोरोप्लास्ट बना है, इसका मतलब है कि ये प्लांट सेल हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमारे जो प्रोटिस्ट हैं, उन प्रोटिस्टा में भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है, इसलिए प्रोटिस्टा भी हो सकता है। आपको ऑप्शन देखना होगा, यदि प्लांट भी दिया है, प्रोटिस्टा भी दिया है, बट बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, फिर आप किसके साथ जाना? प्लांट सेल के साथ। अब यहां क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब ये हो जाएगी हमारी फंजाई सेल। बोले सर क्या ये एनिमल सेल हो सकती है? तो बेटा ये एनिमल सेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रे भाई? क्योंकि यहां प्रेजेंट है सेल वॉल। सेल वॉल के कारण ये एनिमल सेल रहने वाली नहीं। हाँ, ये आ गया हमारा ऑप्शन। इसमें केवल और केवल एक ही कवरिंग है, मींस सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, और सारे के सारे झिल्ली से घिरे हुए, झिल्ली से ना घिरे हुए कोशिकांग भी हैं। तो ये हो गई हमारी एनिमल सेल। इस तरह की इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सभी तरह के क्वेश्चन करवाने की, जिससे एग्जाम से पहले आपकी एक सोच, आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। या यदि आपने पहले से ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, पेपर में आया तो सीधा आपका पेन चलेगा। आपने पहले से क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपका पेन रुकेगा बेटा, अटकेगा, और आप रुक रुक कर जब सॉल्व करेंगे तो पेपर, वही बॉटनी का पेपर एक सिलेक्ट होने वाला बच्चा 30 मिनट में कर लेता है, और वही बॉटनी का पेपर एक ना सिलेक्ट होने वाला बच्चा 1 से 1.5 घंटे में भी करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहां देखें, बहुत जबरदस्त वाले असर्शन रीजन मैंने आपके लिए यहां पर सेट किए हैं। मजा आ जाएगा। और असर्शन रीजन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सोचने की एक एबिलिटी आप में डेवलप हो जाएगी। आप देखें, पहला ही कथन है या असर्शन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य समांगी होता है। सही या गलत? ये तो सही स्टेटमेंट है भाई। दूसरा लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली अनावृत कोशिकांग पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये भी सही हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये सही होंगे, जो हमारा स्टूडेंट है वो स्टूडेंट सोच लेगा कि आंसर लगा देते हैं ए आंसर लगा देते हैं कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और समांगी होने का कारण भी सही है कि इसमें झिल्ली अनावृत कोशिकांग पाए जा रहे हैं। अभी मैंने स्टूडेंट का आंसर लिखा है, मैं मेरा आंसर अभी दूंगा आपको। आओ पहले और नीचे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य कक्षयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली अनावृत कोशिकांग पाए जाते हैं। यह भी सही है, बट अब आपको समझ आ गया कि क्या झिल्ली अनावृत कोशिकांगों के कारण यह कक्षयुक्त है क्या? नहीं भाई, ये कक्षयुक्त है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, इनके कारण, झिल्ली आवृत कोशिकांगों के कारण। स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, बट जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बी। थोड़े से और नीचे चलते हैं, अभी पहले क्वेश्चन पे फिर वापस आएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य समांगी है। बिल्कुल सही है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली आवृत कोशिकांग नहीं पाए जाते, ये सही है और अब आंसर होगा ए। वो सामांगी क्यों है बेटा? वो सामांगी इसलिए नहीं है कि उसमें झिल्ली अनावृत कोशिकांग पाए जा रहे हैं, या तो फिर इसमें लिखा होता कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ओनली केवल झिल्ली अनावृत पाए जाते हैं, तब भी मैं आंसर ए मान लेता। बट चूंकि यहां पर हमने क्या सेट किया है, झिल्ली अनावृत कोशिकांग पाए जाते हैं। अरे भाई, झिल्ली अनावृत तो यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं, तो उसका कोशिका द्रव्य सामांगी क्यों नहीं हो जाता फिर? क्योंकि वो सामांगी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कक्ष युक्त कोशिकांग भी है या झिल्ली युक्त कोशिकांग भी है। इसका मतलब है कक्ष बनना ना बनना ये झिल्ली रहित कोशिकांगों पर निर्भर नहीं कर रहा, ये निर्भर करेगा हमारे झिल्ली युक्त कोशिकांगों पर, झिल्ली आवृत कोशिकांगों पर। तो यहां ये दोनों इंफॉर्मेशन तो सही है, बट हमारा जो आंसर होगा, यहां पर जो एक्चुअल आंसर होगा बेटा, वो एक्चुअल आंसर होगा हमारा बी। आ रही है बात सभी को समझ? कंफर्म है ये सारी चीजें, है ना? आइए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य कक्षयुक्त है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में झिल्ली आवृत कोशिकांग पाए जाते हैं, ये भी सही है। आवृत व अनावृत दोनों ही लिखा है इसमें नीचे, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी। तो आवृत व अनावृत दोनों कोशिकांग पाए जाते हैं, दोनों ही इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही है। दैट इज हमारा आंसर। सिर्फ सही नहीं है, नीचे वाला ऊपर को एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट इज हमारा आंसर होगा ए। बेटा, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को देखकर जब जब मन में पैदा होने लगे कि असर्शन सही रीजन सही, जैसे पहला क्वेश्चन है ना, असर्शन सही रीजन सही, और आंसर आने लगा मन में, यार ए आंसर लगा देते हैं। एक बार ध्यान देना, ऐसा तो नहीं कोई पाप करने वाले हो, ऐसा तो नहीं कोई गलती करने वाले हो। एक बार और ध्यान से सोच लेना कि कहीं तुम गलत ना कर बैठो। तुम्हें लगता है सर क्या हो जाएगा गलत करेंगे तो? अरे गलत करेंगे तो -5 हो जाएगा। 4 नंबर जो मिलने थे वो तो जाएंगे ही, 1 नंबर और चला जाएगा। ओवरऑल 5 नंबर का नुकसान है, इसलिए आप बिल्कुल भी गलत ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमने जो कोशिकाएं हैं उन सेल्स के माप व आकार, मतलब साइज व शेप, उसको लिया है। जैसे यहां माइकोप्लाज्मा की बात करें, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसका साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोन मीटर है। बैक्टीरिया में मैंने 2 साइज लिखकर आपको दिए हैं, 3 to 5 माइक्रोन मीटर एंड 1 to 2 माइक्रोन मीटर। हालांकि दोनों के सामने लिखा भी है। नॉर्मल बैक्टीरिया पूछे 3 से 5 लगा देना, और ऐसा काम मैंने नहीं किया है, ये हमारी एनसीईआरटी ने किया है, इसलिए हमें ऐसा याद करना होगा। तो टाइपिकल या प्रारूपी जीवाणु 1 से 2 माइक्रोन मीटर, वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर, आरबीसी 7 माइक्रोन मीटर इसका व्यास होता है। सबसे बड़ी आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है यहां पर। यहां मैंने इन्हीं सारी सेल्स को ले भी लिया है, इनके शेप भी आ गए हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है, कोलुमनरी इपीथेलियम है, नर्व सेल है, ट्रैकीट्स हैं और मीजोफिल सेल है। अगली स्लाइड में इन्हीं सारी सेल्स के शेप आपके सामने लिखे हैं, आप इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ये सारे शेप कि राउंड, बाइकॉनकेव, अमीबॉइडल, ये क्या है, ठीक है, तो ये शेप आपको याद रखने हैं। फिर बेटा मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसकी फिर एनसीईआरटी की एक स्लाइड आपको दे दी है जो आपको समझ आ चुकी है। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ये देखें, मैंने हाईलाइट किया है कि माइकोप्लाज्मा का साइज यहां दे दिया है 0.3 माइक्रोन मीटर, उसी में जो पीपीएलओ आता है उसी का मेंबर, उसका साइज दे दिया है 0.1 माइक्रोन मीटर। तो दोनों चीजें। जीवाणु में यहां दे दिया है 3 से 5 माइक्रोन मीटर, टाइपिकल जीवाणु में यहां दे दिया है 1 से 2 माइक्रोन मीटर। तो इसे याद जरूर रखें। मैंने इन सारी इंफॉर्मेशन को निकालकर आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रोवाइड कर दी है, जिससे आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल पर आ गए हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स को देखें। भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो बैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में बहुत छोटा है। साइज छोटा है इसलिए डिवीजन जो है वो बहुत फास्ट होता है। यदि हम इनके शेप को देखें तो 4 बेसिक फंडामेंटल शेप है हमारे बैक्टीरिया के: गोलाकार या राउंड या कोकस, दंडाकार छड़ी के जैसे रॉड लाइक या उसी को बेसिलस बोलते हैं, कौमाकार या उसे विब्रियो, सर्पिलाकार या स्पाइरलम। तो ये शेप हुए हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उनके आकार हमने देखे, कोई गोलाकार है, कोई दंडाकार है, कोई कौमाकार है, कोई सर्पिलाकार है। आकार में भिन्नता है लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी का जो मूलभूत संगठन है, इनके जो आंतरिक संगठन है वो इन सभी का समान होता है। तो यहां देखें मैंने स्ट्रक्चर को 2-3 पार्ट में आपके सामने यहां दिया है। एक बार पहले एक बेस बनाया, फिर उसी स्ट्रक्चर को और ज्यादा फिलअप किया है। तो यहां देखें सबसे बाहर की तरफ एक लेयर हमने ले ली है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। भाई ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है बट ये एनसीईआरटी में है नहीं, पता नहीं क्यों एक आ गया मन में और लिख दिया। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी बियॉन्ड द एनसीईआरटी आपको ना दूं, क्योंकि वो पेपर में आने वाली नहीं है। और ये एंड मोमेंट पर मुझे आपको ये नहीं बताना कि मैं क्या जानता हूं, मुझे आपको केवल वो पढ़ाना है जो पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, है ना। एक इंफॉर्मेशन है, याद रखें, ठीक है, नहीं रखें छोड़ दें उसको। हाँ, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो फोल्ड बना है, इस फोल्ड को मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम के फंक्शन अभी हम देखेंगे। यहां पर सेल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने लिया, वही सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमें 2 तरह के डीएनए देखने को मिलेंगे। एक हमें मिल जाएगा जीनोमिक डीएनए, या वो डीएनए जो वंशागति में भाग लेता है, वो डीएनए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है, उसे बोलते हैं हम जीनोमिक डीएनए। जबकि दूसरा है प्लाज्मिड डीएनए, इसका जीवाणु की वंशागति से कोई योगदान नहीं होता। पहले हम जीनोमिक डीएनए की बात करें, वैसे साइज दिख रहा है, जीनोमिक डीएनए का साइज बड़ा, प्लाज्मिड डीएनए का साइज छोटा। दोनों ही सर्कुलर हैं, दोनों डीएनए, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड हैं, और दोनों में ही हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। मींस हमारे दोनों ही डीएनए प्लाज्मिड या जीनोमिक विदाउट हिस्टोन है, नेकेड है। बट चूंकि प्रोकैरियोट में हम गुणसूत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम मिलता है, ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। बट फिर भी यदि पेपर में पूछ लिया जाए प्रोकैरियोट सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पूछ ही ले, है ना, बट पाए तो नहीं जाते, बट फिर भी आंसर लगाना हो तो आंसर लगा देना 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम किस बेसिस पे लगाएंगे? जीनोमिक डीएनए के बेसिस पर, क्योंकि यूकैरियोट में डीएनए ही क्वाइल होकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। तो यहां पर जो जीनोमिक डीएनए है वो क्वाइल होकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा। तो यहां पर फॉर्म करेगा, यानी मैं कह रहा हूं कि यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो आप क्रोमोसोम का नंबर पूछे तो 1 लगा देना, अदरवाइज वो क्रोमोसोम का नंबर पूछने वाला नहीं है। इसी को बेस मानकर कि ये क्रोमोसोमल डीएनए है, हमने प्लाज्मिड डीएनए के लिए एक टर्म ली है अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। इसे माना है क्रोमोसोमल डीएनए, इसे माना है क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। VIMP क्वेश्चन हमारे बायोटेक्नोलॉजी में भी कई बार पूछ लिया उनने। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। अगली इंफॉर्मेशन तो और जबरदस्त है दोनों, यानी एनसीईआरटी की खासियत ही ये है, वो पैराग्राफ्स में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देती है जिसे बच्चों को समझ पाना आसान नहीं है, उन्हें अदर चैप्टर्स के साथ रिलेट कर पाना आसान नहीं है। तो यहां हम देख पा रहे हैं प्लाज्मिड के काम दिए हैं 2। पहला काम है प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध को उत्पन्न करना, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा करना। और सेकंड काम है
प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बाहरी डीएनए के साथ हमारे जीवाणु के रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन की निगरानी करता है। तो सर इसमें क्या खास बात है, याद कर लेंगे हम। और तुम याद तो कर लोगे भाई, बट पेपर में क्वेश्चन आ गया, ग्रिफिथ के प्रयोग की निगरानी कौन करता है? हु मॉनिटर्स ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ के प्रयोग की निगरानी, अरे तो ग्रिफिथ का प्रयोग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ही तो है। और आंसर आएगा प्लाज्मिड। ऐसा मत लगाना नन ऑफ दीज जैसा कोई ऑप्शन, या कुछ और मत लगाना। यहां लिखा है साफ साफ कि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बाहरी डीएनए के साथ जीवाणुवीय रूपांतरण की निगरानी या ट्रांसफॉर्मेशन का मॉनिटर करेगा। बस यहां मैंने स्ट्रक्चर में इंक्लूजन बॉडीज ली हैं, जिनको अभी अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, यहीं पर देख लें चाहे तो एक बार। प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी रिजर्व मटेरियल है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में है। ये कोई झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं नहीं है। राइबोसोम पाए जाते हैं 70S टाइप के। इसके अलावा जब बहुत सारे राइबोसोम एक आरएनए पर आकर अटैच हो जाते हैं तब उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। यहां पर ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी, बट जो क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पर हमने सिर्फ मीसोसोम को रखा है और मीसोसोम के हर एक फंक्शन को हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं मैंने कोई कलर चला दिया, एक सिंगल स्लाइड पर रखा जिससे आप फोकस कर पाए। और याद रखें मीसोसोम के 7 फंक्शंस होते हैं। पहली चीज तो ये कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है। दिस इज अ टीएलवी स्ट्रक्चर। टीएलवी मतलब ट्यूब्यूल, लैमेली एंड वेसिकल वाला स्ट्रक्चर है। अब इसने क्या काम किया, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरह की थी, तो यदि इतने रीजन को आप देखें तो इसने क्या किया है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। बेटा जहां भी क्वाइलिंग होती है वहां सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस में रहा नहीं आपके, बट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जब क्वाइलिंग होती है तो एब्जॉर्प्शन का और एक्शन का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप सिंपली याद रखें क्वाइलिंग होने पर सरफेस एरिया बढ़ता है। तो क्या हुआ है, मीसोसोम एक क्वाइल ही तो है, अंदर की तरफ आने वाला एक फोल्ड ही तो है, तो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा। ये रेस्पायरेशन में, सीक्रेटरी एक्शंस में हेल्प करेगा। इसके अंदर एंजाइम कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल वॉल के मटेरियल को फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और वीआईएमपी डीएनए का संतति कोशिकाओं में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। जब प्रोकैरियोट या जीवाणु कोशिका जनन करती है, जनन करने के बाद उसमें जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन है, डीएनए का वितरण होता है, उस वितरण को कंट्रोल कौन करेगा, उसे कंट्रोल करेगा मीसोसोम। तो हमने यहां 7 काम देखे। अच्छा एक और चीज याद रखें, मेमोरी बढ़ाने के लिए या चीजों को लंबे समय तक मेमोराइज करने के लिए आप हमेशा के लिए याद रखें कि यदि हम हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दें कि मीसोसोम के कितने काम हैं, काम बोलने से पहले, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया आपने याद कर लिया, बट आप जब घर पे रिवाइज करें फिर से बैठ के तो आप अपने मन को पहले इंस्ट्रक्शन दें मीसोसोम के 7 कार्य हैं, 7 फंक्शन है, एक एक करके आपको वो 7 लाइन से याद आ जाएंगे। बट आपको यही कंफर्म नहीं है 5 है कि 6 है कि 7 है, तो क्या होगा, जितने याद आ गए ठीक है, जितने याद नहीं आए तो ठीक है। आ रहा है सबको समझ? अरे चलने दें भाई। तो यहां पर जो हमारा मीसोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, रेस्पायरेशन, सीक्रेशन, एंजाइमेटिक कंटेंट, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा डीएनए का संतति कोशिकाओं में वितरण इसमें सहायता करेगा। बात करें प्रोकैरियोट के एनवलप की और उसके मॉडिफिकेशन की, ये एनवलप त्रिस्तरीय है, 3 लेयर फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो 3 लेयर हैं उसमें सबसे बाहर की तरफ है ग्लाइकोकैलिक्स, उससे अंदर सेल वॉल और अंदर सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये जो तीनों लेयर हैं इन तीनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट जब ये तीनों लेयर एक साथ आकर एक यूनिट के फॉर्म में काम करती हैं तब इनका केवल एक काम है, ये तीनों सुरक्षा इकाई बनाती हैं। जब अलग अलग आएंगी
अलग अलग फंक्शन करेंगी, बट कम्यूटेटिव फॉर्म में आएंगी, क्यूमुलेटिव फॉर्म में आएंगी, एक ही फंक्शन है, वो है सुरक्षा इकाई को बनाने का। देखा, मैंने सबको अलग अलग समझा दिया है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका कंपोजिशन और इसकी थिकनेस ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। या तो ये ग्लाइकोकैलिक्स ढीली ढाली अक्षद लूज शीट के फॉर्म में रहेगा, ढीला स्ट्रक्चर रहेगा, तब इसे बोलेंगे अवपंक परत या स्लाइम लेयर। या फिर ये थिक या टफ लेयर के फॉर्म में होगा, मोटे कठोर आवरण के रूप में होगा, तब इसे बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में और आगे भी जा सकते हैं। ऐसे जीवाणु जिनमें कैप्सूल होते हैं उन्हें कैप्सुलेटेड कहते हैं, और कैप्सुलेटेड जीवाणु पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं। जिनमें कैप्सूल नहीं होता वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, अरोगजनक होते हैं। बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल का काम है कोशिका के आकार को निर्धारित करना। ये सेल के शेप को निर्धारित करेगा, एक बाउंड्री बनाएगा, सशक्त रूप से संरचनात्मक सहारा दे रहा है हमारी सेल को। साथ ही साथ सेल को फटने व पिचकने, फटना यानी फूलकर फट जाना, बस्ट हो जाना, पिचकना यानी कोलैप्स हो जाना, निपातित हो जाना, इससे सुरक्षा देता है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करें, एक बैलून ले लें आप, उस बैलून में हवा भरते जाएं लगातार, ठीक है, एक समय आएगा वो बैलून बस्ट हो जाएगा। अब एक काम करें, एक बैलून लें, उसमें हवा भरें, उसको नॉट लगा दें और फिर उसको दबाएं, पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बट अब एक एक्सपेरिमेंट करें, एक हम मोटी दीवार वाला एक कंटेनर ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें बैलून को पहले डाल दें, बिना फूले हुए बैलून को, केवल उसका ऊपर का वो हिस्सा निकला हुआ है बैलून का जिससे हम हवा को फिल करते हैं, तो आप हवा भरना स्टार्ट करें। तो बैलून क्या होगा, बैलून उस कंटेनर की जो थिक वॉल है उसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। अब आप कंटेनर को कोलैप्स कर नहीं सकते हो तो बैलून भी कोलैप्स नहीं होगा। आ रहा है सबको समझ? और बैलून में और ज्यादा हवा भी भर नहीं सकते क्योंकि वो कंटेनर की दीवार के साथ मैच हो गया है, फिक्स हो गया है, तो ना तो बस्टिंग होगी ना कोलैप्सिंग होगी। वो कंटेनर कौन है? वो कंटेनर सेल वॉल है। आया समझ? तो सेल वॉल ने शेप डिसाइड किया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे दिया, साथ ही साथ बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से भी सुरक्षित कर दिया। तो चलिए और आगे चलते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और इसकी हेल्प से जो हमारी कोशिका है वो सतत रूप से बाह्य वातावरण के संपर्क में रहेगी। और बाह्य वातावरण के संपर्क में होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि क्योंकि ये पारगम्य है बट चयनात्मक, मतलब ये सिलेक्शन करेगी बाहर से किस मटेरियल को अंदर या अंदर से किस मटेरियल को बाहर छोड़ना है ना। इसके अलावा इसकी जो संरचना है वो यूकैरियोट की मेम्ब्रेन के समान है। यहीं पर एक पॉइंट याद कर लेना, सिर्फ मेम्ब्रेन के समान नहीं, जो सेल ऑर्गेनेल है जो उनकी मेम्ब्रेन है वो भी सेल मेम्ब्रेन की ही जैसी होती है, उसकी भी संरचना। मतलब कहीं भी मेम्ब्रेन शब्द आएगा तो सभी मेम्ब्रेन की संरचना सेम, बट हाँ वॉल सेल वॉल आएगा, उसकी संरचना, उसका कंपोजिशन, उसकी थिकनेस अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो आइए एक नोट अपन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया नोट है। मैंने अगेन 2 एग्जाम्पल यहां डाले हैं बट उसमें से एक एग्जाम्पल नीट में आ गया है। पहले यहां पर यह है कि सेल एनवेलप में भिन्नता के आधार पर जो सेल एनवेलप है उसमें डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है, जैसे ग्राम अभिरंजन विधि है ना, एक तो सेल एनवेलप के कंपोजिशन और एक ग्राहम करके जो वैज्ञानिक है उसकी अभिरंजन विधि, उसके प्रति व्यवहार के आधार पर जीवाणुओं को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एक बार पूछा है, इश्चरीशिया कोलाई, और बायोटेक में भी हम इश्चरीशिया कोलाई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये आ सकता है कि ग्राम नेगेटिव कौन है। बट चूंकि नेगेटिव का एग्जाम्पल मैं दे रहा था इसलिए एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वो एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस। आइए एक बार हम ग्राम अभिरंजन विधि को देखें। अभी आप सभी को पता है हम जिस मंथ में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जिस मंथ में ये वीडियो देख रहे हैं, होली का त्योहार आने वाला है, तो बस होली खेल लेते हैं बैक्टीरिया के साथ में, जीवाणु के साथ में। सबसे पहले जीवाणु को हमने रंग दिया, कलर कर दिया वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्रिस्टल वायलेट से। इससे सारे जीवाणुओं का कलर ब्लू हो चुका है।
फिर हमने 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन दे दिया। आयोडीन सॉल्यूशन उस कलर का फिक्सर है। फिर हमने इसे वॉश कर दिया पहले पानी से, पानी के बाद में एल्कोहल या एसीटोन से। आप भी होली खेलकर आते हैं, तो होली खेलकर आए, नहाया हमने पानी से, एल्कोहल से तो नहीं नहाया मम्मी ने, ठीक है, पानी से जब नहलाया तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जो जल्दी से निकल जाते हैं और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आसानी से निकलते नहीं है। बट यहां हमारे पास केवल एक ही कलर है, ब्लू या पर्पल, है ना। तो यदि धोने के बाद, वॉश करने के बाद भी ब्लू या पर्पल कलर प्रेजेंट रहे तो बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। यदि वो कलर एब्सेंट हो जाए, यहां लिखा है, ये थोड़ा सा छिपा है बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ग्राम नेगेटिव। तो ये आपको समझ आ गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट यहां शॉर्ट में ले लो, फिर ले लो आयोडाइड आयन, फिर ले लो वाटर, फिर ले लो एसीटोन या एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसके बाद भी कलर बचे तो पॉजिटिव, कलर चला जाए तो नेगेटिव। सरफेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे बैक्टीरिया सेल पर, वो तीन है साथियों। एक तो है फ्लैजिला, एक है पिलाई, एक है फिम्बरी। आज आपको समझ आएगा कि इन तीनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फ्लैजिला से स्टार्ट करें। यदि सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मोटाइल, चलनशील, है ना, और एब्सेंट है तो बोलेंगे नॉन मोटाइल या अचलनशील। ये फ्लैजिला एक पतली सी संरचना है जो सेल वॉल से जुड़ी है। अरे यहीं पर एक गड्ढा है, गड्ढा क्या है कि एनसीईआरटी लिखती है केवल सेल वॉल से जुड़ी है, बट वास्तव में ये जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला की ये जो बेसल बॉडी है ना, ये बेसल बॉडी सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन दोनों से जुड़ी है। हालांकि रिंग होती है SMLP रिंग, उनकी जरूरत नहीं है हमें, बट आप याद रखने को रख लें कि बेसल बॉडी जो है हमारे फ्लैजिला की, उस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों के कांटेक्ट में रहती है ना। बोले सर पेपर में यदि एक ऑप्शन चूज करना हुआ तो, एक ऑप्शन चूज करना है तो आप ओनली सेल वॉल चूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ सेल वॉल लिखती है। इसमें तीन स्ट्रक्चर हैं, बाहर की तरफ निकली हुई पतली संरचना फिलामेंट, फिर एक हुक, एक बेसल बॉडी। जीवाणु की सतह पर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनका विन्यास मींस उनका अरेंजमेंट और उनका नंबर अलग अलग जीवाणु में क्या होता है, अलग अलग। जैसे एक फ्लैजिला हो सकता है, अब उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं, पॉलीट्राइकस। अब बहुत सारे फ्लैजिला हैं, पूरी पेरीफेरी पर फैले हैं, पेरीट्राइकस। एक कोने पर है लोफोट्राइकस। बट बेटा ये शब्द मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ये पेपर में आने वाले नहीं है, बट उसने ये लाइन लिखी है, ये आपको समझ आ जाए कि या तो जीवाणु की सतह पर एक फ्लैजिला, या फिर ऐसे पेरीफेरी पर बहुत सारे फ्लैजिला, या फिर एक ही कोने पर बहुत सारे फ्लैजिला। मोनोट्राइकस, पेरीपॉली, लोफोपॉली। लोफो यानी गुच्छा, और यदि फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस कंडीशन। फ्लैजिला से आगे चले पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई जिसे रोम, फिम्बरी जिसे झालर कहते हैं, ये विशिष्ट प्रोटीन से बनी है। और यहां याद रखना कि इन दोनों ही संरचनाओं का जीवाणु की मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी गति में कोई योगदान नहीं है। अब फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करेगा, गति में हेल्प करेगा, बट पिलाई एंड फिम्बरी का गति में कोई योगदान नहीं है। मैंने डायग्राम भी देखा पहले तो आप यहां पर, फ्लैजिला मैंने एक बनाया है, पिलाई उसकी तुलना में ज्यादा, फिम्बरी और ज्यादा। नंबर देखें, फ्लैजिला से ज्यादा पिलाई, पिलाई से ज्यादा फिम्बरी, और रिवर्स में आ जाएगा साइज, जिसका नंबर सबसे कम उसका साइज सबसे बड़ा है। यहां आप देख पा रहे होंगे फिम्बरी की तुलना में पिलाई ज्यादा ब्रॉड बनी है, ज्यादा लंबी बनी है। तो लंबी चौड़ी नलिकाकार संरचना है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन इज अ एंशिएंट या प्रिमिटिव टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे पुरातन जो लैंगिक जनन का तरीका है वो है हमारा कॉन्जुगेशन, जिसमें एक जीवाणु से, यहां बना देता हूं मैं, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एक ट्यूब जाती है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब बनाने में हेल्प करती है पिलाई। फिम्बरी छोटी सकरी ब्रिस्टल लाइक संरचनाएं हैं और इनका काम है जल धारा, मींस पानी के करंट में जो जीवाणु बह रहे थे, तैर रहे थे या फ्लोट कर रहे थे पैसिवली,
तो जलधारा में जो चट्टाने हैं उन चट्टानों से जोड़ने में हेल्प करता है, और कोई पोषी ऊतक है, कोई न्यूट्रिटिव टिश्यू है, उससे चिपकाने में भी हेल्प करेगी फिम्बरी। तो ओवरऑल समझ आया, फ्लैजिला, मोटिलिटी, पिलाई, कॉन्जुगेशन। पहले फ्लैजिला से तैरते हुए पहुंचे, चलते हुए पहुंचे, जाकर जनन कर दिया। जनन के लिए हेल्प किसने करी? पिलाई ने। बट इसके लिए भोजन, जनन के लिए एनर्जी चाहिए थी, भोजन, भोजन दे दिया फिम्बरी ने। आया सभी को? एफ फॉर फूड, एफ फॉर फिम्बरी। तो पोषी ऊतकों से चिपकाने में हेल्प करेगा। हम साइनोबैक्टीरिया पर आ गए हैं। साइनोबैक्टीरिया में, इसकी सेल में मीसोसोम के अलावा मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन होता है जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में रहेगा। इस एक्सटेंशन को बेटा आप क्रोमेटोफोर ही याद रखना। हिंदी की एनसीईआरटी ने इसे वर्णी लवक लिख दिया है, और जब वो वर्णी लवक लिख रहा है तो ऐसा ना हो बच्चे कंफ्यूज होकर उसे क्रोमोप्लास्ट मान लें। तो क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, ये शब्द याद मत रखना, विदाउट कंफ्यूजन एक सिंगल टर्म याद रखें, क्रोमेटोफोर। ठीक है, मैंने अभी जो पीछे एनसीईआरटी की स्लाइड्स लगाई हैं उस पर मैंने उस वर्णी लवक को कट भी लगा दिया है कि हमें केवल और केवल क्रोमेटोफोर ही याद करना है। तो ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसमें जो पिगमेंट है वही क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल, फियोफाइटिन, बैक्टीरिया का फियोफाइटिन, तो नाम हो गया बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल में भी मेनली क्लोरोफिल ए। बात करें राइबोसोम की, बिल्कुल एंड पर आ गए हम आज के लेक्चर के। तो बात करें राइबोसोम की, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। इसका साइज है प्रोकैरियोट में 15 क्रॉस 20 नैनोमीटर। राइबोसोम बेटा यहां पर दो टाइप के याद रखना, एक है फिक्स, एक है फ्री। फिक्स राइबोसोम प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, और फ्री वाले साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, कोशिका द्रव्य में मौजूद हैं। इसकी जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट में वो है 70S, यूनिट है बड़ी वाली 50, छोटी 30। इन यूनिट्स को याद करने के लिए आप सिंपल याद कर लेना -20 रूल। 70 में से यदि 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 50, 50 में से और 20 जाएंगे तो आएगा 30। ऐसे ही मैं यूकैरियोट जब पढ़ाऊंगा तो यूकैरियोट का राइबोसोम होगा 80S, जिसकी दो यूनिट रहेंगी 60S एंड 40S, वही -20 रूल से आ जाती हैं। अगेन ये इंफॉर्मेशन डायग्राम में भी हमने पढ़ी है। एमआरएनए प्लस मैनी राइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आइडेंटिकल प्रोटीन्स को स्पीड से एक बार में ही हम फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट हम आ चुके हैं इंक्लूजन बॉडीज पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी संग्रहित पदार्थ हैं, स्टोर्ड मटेरियल हैं, उन्हें बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज अनावृत हैं, ये POS आएगा, यहां एक S लगा लेंगे अपन। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स यहां पर हैं। इंक्लूजन बॉडीज याद रखना भाई, है ना। गैस वैक्यूल में आप याद कर लें ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होती है। जनरली प्रोकैरियोट में वैक्यूल नहीं मिलती, बट यहां पर गैस वैक्यूल मिल रही है। किस किस में? ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। इसके पीछे तो एनसीईआरटी की स्लाइड्स आपको लगाकर दे दी हैं। देखें जो अपन चर्चा कर रहे थे अभी, प्रोकैरियोट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में झिल्लीमय विस्तार होता है, जिसे ये मैंने कुछ ज्यादा ही डार्क कर दिया है, ये लिखा है बेटा वर्णिकी लवक। तो आप इसकी जगह याद रखें सिर्फ क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर टर्म हमारे लिए बहुत रहेगी।